भाई जी दिन चढ़ने दें, मैं निकलूंगा शहर में। वापसी पर कोई ना कोई बेहतर खबर लाऊंगा। अब आप पुरस्कून रहें। उसने कहा तो अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने चंद लम्हे सोचा और कहा, यार जैसे सरजीत ने कहा उद्दत की निगरानी की जाए तो क्यों ना हम इसकी निगरानी करें, और जहां मौका मिले यही करते हैं। हमें सिर्फ उसे मारना है। वो सुकून से बोला, चल फिर एक गाड़ी का बंदोबस्त कर, हम चारों निकलेंगे अलग अलग, कहीं तो मिलेगा वो। मैंने दबे दबे जोश से कहा। मुझे लगा यही सोचकर मेरे अंदर फैलने वाली बेबसी खत्म हो रही है। हम वापस पहुंचकर लाउंज में आए तो रीतू जाग रही थी। हम बैठे तो वो चाय बनाने किचन की तरफ चल दी। रविंदर अपने कमरे की जानिब गया तो मैं अकेला रह गया। मैंने सोचा एक बार बिमला के कमरे का चक्कर लगाऊं, शायद इसने कोई तोड़ कर लिया हो। मैं कमरे में गया तो बिमला बेड पर नीम दराज थी। उसके हाथ में गिलास था जिसमें थोड़ी सी बची हुई थी। नैना भी साथ बैठी हुई थी और वो भी गिलास हाथ में लिए सरूर में थी। नैना तुम यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। बस मेरा बीजी किया और मैं साथ देने आ गई। हाँ काफी माहिर लगती है, बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इतनी नहीं जितनी आप हो। नैना ने कहा, तुम्हारी दोनों पिन ड्राइव खोल दी गई हैं, इसमें कुछ वीडियोस और तस्वीरें मौजूद हैं। अब थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। इंजॉय तो तुम हर वक्त करती हो, पर अच्छा किया ये काम हो गया। वो पिन ड्राइव दो मुझे, मैं अपने कमरे में जाकर देख लूं। मेरा लैपटॉप उधर ही पड़ा है। मैंने कहा ही था कि मेरा फोन बज उठा। वो उद्दत की कॉल थी। मेरा माथा ठिनक गया। जरूर कोई उस्ताद पढ़ने वाली थी। इस वक्त तक बिमला पिन ड्राइव मेरी जानिब बढ़ा चुकी थी। मैंने वो ली और कॉल रिसीव करते हुए बाहर निकल गया। हाँ बोलो, मैंने सर्द लहजे में कहा। बस अभी इतना बताना था, वो जो सरजीत था ना, जिससे अभी तुम्हारी मुलाकात हुई है, उसे मैंने गद्दारी की सजा दे दी है। उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हें बेसाख्ता बोला। क्या मतलब? मतलब नहीं होता कोई भी, ना ही मुझे तुमको समझाना है। अभी किसी चैनल पर देख लेना या सुबह किसी अखबार में पढ़ लेना, यकीन आ जाएगा। उसने फिर उसी ठहरे हुए लहजे में कहा। तो मैंने पूछा, मतलब तुम जानते हो कि मैं उससे मिला हूं? मैं वहीं था, तुमसे थोड़ी दूर एक मेज पर था। वीडियो बनाई है मैंने तुम्हारी, अभी भेज देता हूं। वो इसी ठहरे हुए लहजे में बोला तो मुझे उसका लहजा मसनूई नहीं लगा, बल्कि मुझे उससे वहशत होने लगी। मैं चौंक पड़ा। वो कोई अगली गेम खेल रहा था। मैं खामोश रहा तो वो बोला, तेरा निशाना बहुत अच्छा है। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता था, लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं किया? एहसान किया मुझ पर, और अब ये एहसान जताओगे भी कि मैंने तुम्हें नहीं मारा? और मैंने कहना चाहा तो मेरी बात काटते हुए बोला, नहीं मैं एहसान जताना नहीं, कुछ और चाहता हूं। क्या चाहते हो? मैंने पूछा तो उसी ठहरे हुए लहजे में बोला, अभी नहीं, अभी तुम वीडियो देखो और एंजॉय करो। ये देखो मैं तुम्हें कैसे मार सकता था, लेकिन ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। अब भी तुम मेरे निशाने पर हो, तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मैंने कदरे सख्ती से कहा। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी तुम्हें नहीं मार रहा। इस बात का यकीन तुम्हें वीडियो देखने से हो जाएगा। ये कहती उसने कॉल बंद कर दी। मैं अपने कमरे तक आ गया था। मैंने फोन देखा तो एकदम से कई सोचें मेरे दिमाग में इधर आईं। मैं उद्दत पर हैरान था। ये बिल्कुल अलग तरह के दुश्मन से पाला पड़ा था मेरा। मैंने फोन खोला तो एक वीडियो मौजूद थी। वही रेस्तोरां का मंजर था। मेरे दाएं जानिब से किसी ने वो वीडियो बनाई थी। यही कोई 1 मिनट दौरानिए की थी। उसे सिर्फ बताया नहीं, जता भी दिया था कि उसने जो कहा था ठीक कहा था। मैं भी वो वीडियो देखकर उसके असर से नहीं निकला था कि एक तस्वीर आ गई, जिसे देखकर मैं शश्तर रह गया। वो तस्वीर सामने सड़क से ली गई थी। इसी घर की थी जिसमें हम ठहरे हुए थे। जरा सा गौर करने पर पता चल गया कि यह तस्वीर अभी की है। मैं एकदम चौंक पड़ा। क्या वो अभी बाहर हैं? क्या इन्होंने हमें घेर लिया है? यह ख्याल आते ही मैं तेजी से बाहर निकला। मैंने फोन जेब में डाला और पिस्टल निकालकर छत की जाने पड़ा। इंतहाई कम वक्त में मैं छत पर था। मैंने एहतियात से बाहर की जानिब देखा तो सड़क पर कोई भी नजर नहीं आया। मैंने हत्तुल इम्कान हर तरफ देखा, कहीं भी कोई जीरू दिखाई नहीं दिया। सड़क दूर तक वीरान थी। यह बंदा मेरे साथ क्यों खेल रहा है? मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मुझे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि मैं उसके निशाने पर हूं। एक लम्हे के लिए मैं खुद को बेबस तसव्वुर करने लगा। वो बंदा जिसके मैं निशाने पर था, उसने मुझे मारा क्यों नहीं? यही वो सवाल था जो मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगा था। मैं वापस कमरे में आ गया। मेरे सामने कई सवाल आन खड़े हुए थे। उद्दत के निशाने पर मैं हूं तो वो मुझे मार क्यों नहीं देता? दूसरा, अगर वो मुझे मारना नहीं चाहता तो ये खेल क्यों खेल रहा है? वो चाहता क्या है? उसका रवैया ऐसा क्यों था? क्या वो चूहे बिल्ली की मानिंद मुझे थका कर मारना चाहता था? एकदम से सोचें मेरे दिमाग पर हावी होने लगी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने सभी सोचों को झटका और अपना लैपटॉप खोलकर इसमें पिन ड्राइव लगा दी।
इसमें चंद वीडियोस थी, वो इसने अपने खुफिया कैमरों से बनाई थी, जिनमें आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। किसी में कोई प्लान डिस्कस हो रहा था, कहीं रकम दे रहा था। ये एक तरह से उसने अपने पास सबूत रखे हुए थे। मैं बारी बारी इन्हें देख रहा था कि अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई तो उसने मुझे हिला कर रख दिया। इस वीडियो में बलराज के घर में सरदार साहब बैठे हुए थे। इनके दरमियान जो गुफ्तगू थी वो न जाने किस मौजू पर थी, लेकिन सरदार साहब का इसके घर में होना और यूं बातें करना मुझे सब कुछ समझा गया था। मेरे दिमाग में फौरन यह ख्याल आ गया कि उद्दत को अगर मेरे बारे में मालूम है तो वो सिर्फ सरदार की वजह से। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया था। एक शख्स जिस पर मैंने एतमाद किया था, अब वो चाबी वाले खिलौने की मानिद मुझे चला रहा था। मैं सारी कहानी समझकर उठा और बिमला के कमरे में जा पहुंचा। नैना वहीं बैठी हुई थी। मैं खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, बड़ी जल्दी देख लिया सब कुछ। बिमला, एक काम करो, ये एक नंबर लो और उद्दत के नंबर से मिलाओ, देखो इनमें कब और कितनी बार गुफ्तगू हुई है। मैंने कहा तो मेरा लहजा बुझा हुआ था। तभी उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, राजवीर खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है। ये कहकर मैंने नैना की तरफ देखकर कहा, जाओ रितु और रविंदर को ले आओ यहीं। ओके, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सरदार साहब का नंबर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसे लैपटॉप में देखने लगी। जब तक बिमला ने वो दोनों नंबर देखे, रितु और रविंदर भी वहीं आ गए। तभी बिमला ने सरसराते हुए लहजे में कहा, हाँ राजवीर, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। इनकी आपस में बात होती है, आज भी कई दफा बात हो चुकी है। असल बात तो बताओ भाई जी, हुआ क्या है? रविंदर ने तेजी से पूछा तो मैंने सबके सामने वीडियो चला दी और फिर जो मैंने सोचा और समझा था सबको बता दिया। तभी रितु ने गुस्से में कहा, ओह, इसका मतलब है कि सरदार हमें डबल क्रॉस कर रहा है। नहीं, डबल क्रॉस नहीं, वो हमें अपने अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं मर जाऊं या उद्दत, दोनों ही इसके लिए फायदेमंद हैं। बात समझ में नहीं आ रही, रविंदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। समझ आ जाए तो मुनाफिकत कैसी? मैंने हंसते हुए कहा और खामोश हो गया। चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। कोई जवाब न पाकर मैं बोला, हम इस वक्त उद्दत के निशाने पर हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ अपने बंदे लेकर चढ़ाई कर सकता है। हमें फौरन ये जगह छोड़ना होगी। तो फिर निकलें? उसने इंतहाई संजीदगी से कहा। निकलना तो है, कोई ठिकाना है या? मैंने पूछा। कोशिश करता हूँ, उसने कहा और अपना फोन निकाल लिया। अच्छा करो कोशिश, मैंने कहा और सारी वीडियोस चचा अब्दुल मजीद को भेजने लगा। नेट पावर फुल न होने की वजह से कुछ वक्त लग रहा था। इस दौरान मैं सोचता रहा, फिर अचानक मैंने सर उठाकर कहा, रितु, बिमला और नैना, तुम तीनों पहले मिलने वाली फ्लाइट से निकल जाओ। मैं और रविंदर होंगे तो सब संभाल लेंगे। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं हम? चाहिए थोड़ा सब्र करो, कुछ न कुछ हल निकल आता है, बस सब्र करो। रितु ने कमाल तहम्मुल से कहा, लेकिन मैं समझ रहा था कि महज तिफल तसल्लियां हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखो रितु, मैं खुद को धोखे में नहीं रखना चाहता और न अपने प्यारों को धोखा देना चाहता हूँ। समझ लो हम ट्रैप में आ चुके हैं। तुम लोगों का मुझसे अलग होना बनता है। जिद नहीं करो और निकल जाओ। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तो, रितु ने कहना चाहा तो मैंने कहा, मैं अभी उद्दत को नहीं मारूंगा क्योंकि वो पूरी तरह मेरी निगरानी कर रहा होगा। इस वक्त मुझे उसकी निगाहों से ओझल होना है। दोबारा इस तक पहुंचने में चंद दिन लग सकते हैं या मैं वापस भी जा सकता हूं। कुछ भी फैसला करना पड़े मुझे, इसलिए प्लीज मेरी बात मानो। और राजवीर ठीक कह रहा है, इस वक्त हम सब का जत्था ही हमारी नाकामी होगा। हम चुप नहीं पाएंगे। बिमला ने एकदम से कहा, बिल्कुल ठीक, हम इससे अलग होकर कहीं भी रह लेंगे और जैसे ही हमारी जरूरत पड़ी हम। नैना ने सोचते हुए कहा, यहाँ चंडीगढ़ में रहना एक तरह से बोझ होगा। हमें रविंदर और राजवीर को बिल्कुल आजाद कर देना चाहिए। बिमला ने सोचते हुए कहा, क्योंकि वो कहीं भी रहकर मेरी मदद कर सकती थी। ओके, जैसा तुम चाहो, रितु ने सर मारते हुए कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी बिमला ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, हम अभी निकलते हैं एयरपोर्ट, जिधर की फ्लाइट मिली निकल जाएंगे, और अगर फ्लाइट ना मिली तो या कल किसी वक्त इम्कान हुआ तो। नैना ने कहा, तो फिर चलो रेलवे स्टेशन, जहां की ट्रेन मिली उधर निकल जाएंगे, रास्ते में सोच लेंगे कि क्या करना है। बिमला ने कहा, ओके, अब वक्त जाया मत करो, रितु ने कहा और उठ गई। अगले आध घंटे के बाद हम सब नीचे पोर्च में जमा थे। रविंदर गाड़ी ले आया था, हम इसमें बैठे और चल दिखे। हम बंगले से निकले तो इंतहाई मोहतात थे। गाड़ी रितु चला रही थी, मैं और रविंदर पीछे बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना होगा। रितु किसी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करना जहां अंधेरा हो, हमें निकलते हुए कोई देख न सके। मैंने धीमे से लहजे में कहा, ओके। उसने भी आहिस्ता आवाज में कहा। हम इस इलाके से बाहर आ चुके थे।
क्योंकि ये इलाका नया आबाद हो रहा था, इसलिए गुंजान आबाद तो क्या ज्यादातर वीरान ही था। एक मोड़ मुड़ते ही काफी अंधेरा था, सड़क के साथ ही झाड़ियां और पौधे थे। रितु ने गाड़ी आहिस्ता करते हुए हेडलाइट्स बुझाकर रोक दी। मेरे साथ बिमला बैठी हुई थी। मैंने उसका हाथ दबाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। मुझसे पहले ही रविंदर बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप चुका था। अगले ही लम्हे रितु ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर उसने हेडलाइट्स रोशन कर ली। मैंने सुकून का सांस लिया था। मेरे दिल से दुआ निकली कि वो लोग खैरियत से पहुंच जाएं। मैं और रविंदर पहले तो खड़े रहे, फिर एक टीकरी पर बैठ गए। तभी उसने कहका लगाते हुए कहा, भाई जी हम कितने बेवकूफ बनते रहे हैं और अब तक बने हुए हैं। मैंने शौक लहजे में कहा तो वो बोला, दिल तो करता है खुद से पहले सरदार को गोली मार दूं, लेकिन अभी तुम मार नहीं सकते। मैंने कहा और एक तवील सांस लेकर कहा, क्या ख्याल है अब निकलें पैदल? जहां तक मुमकिन हो सका चलते चले जाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा। मैंने एक दोस्त से राब्ता किया, अभी कुछ देर में गाड़ी मिल जाएगी और रहने को जगह भी। रविंदर निकार उठ खड़ा हुआ, मुझे भी उसके साथ खड़ा होना पड़ा। हम दोनों सड़क किनारे चलने लगे। अभी हम थोड़ी दूर गए होंगे कि मेरा सेल फोन बज उठा। मैंने फोन निकाला तो वो उद्दत की कॉल थी। मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो कहते ही वो बोला, ओ यार किधर भाग रहे हो? मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, बड़े बुज़दिल हो तुम। मैं तुम्हारे पास पहुंचने ही के लिए निकला हूं मेरी जान। मैंने अपने लहजे को तंजिया बनाते हुए कहा तो कहका लगाकर हाँ कार से बोला, तो फिर अपनी कार का रुख मोड़ो और सीधे मेरी तरफ आ जाओ, वरना सारी रात यूं ही कार पर सफर करते रहोगे और मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। अपना पता बता दूं, आ जाओगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? जैसे ही उसने ऐसे कहा तो मेरे दिमाग में मौजूद ख्याल मजीद पुख्ता हो गया। तभी मैंने मजीद तस्दीक के लिए पूछा, जहां पर मैं हूं वहां से कितनी देर लगेगी तुम तक पहुंचने में? कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मैं तुम तक पहुंच जाना चाहता हूँ। अरे जहां हो वहीं रुक जाओ, 10 मिनट में तुम तक बंदे पहुंच जाएंगे, ले आएंगे तुम्हें मेरे पास। उसने हंसते हुए कहा, मैं तो समझा था तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम तो निरे अहमक निकले। तुम सिर्फ गाड़ी के ट्रैकर पर मुझे फॉलो कर रहे हो। मैंने गाड़ी छोड़ दी और तुम अभी तक बहुत जल्दी नहीं समझ गए तुम। ये कहते उसने कहका लगाया, चल बता कहाँ है तू, मैं आता हूँ तेरे पास। मैंने तंजिया लहजे में कहा तो हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा ठीक नहीं मेरी जान। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें दबोच कर तुम्हारा सर कुचल सकता हूं। बस खेल रहा हूं तुमसे, चल बता। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन की तरफ देखा और रितु को फोन कर दिया। हेलो राजवीर, ठीक हो ना तुम? उसने फौरन पूछा तो मैंने समझाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ये गाड़ी फौरन छोड़ दो। ये गाड़ी ट्रैकर की वजह से फॉलो हो रही है। ओह तो ये बात है, सरदार ने हमारे साथ पूरी दुश्मनी की है। उसने कड़वे से लहजे में कहा, बातें बाद में, पहले जल्दी करो, छोड़ दो ये गाड़ी। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं समझ चुका था कि अब मुझे क्या करना होगा। वो इंतहाई शादाब इलाका था, हर तरफ गहरा सब्जा था, खुशनुमा फूल और पौधे निगाहों को भले लग रहे थे। शायद वो 7वीं या 8वीं मंजिल थी जहां एक फ्लैट के कमरे में मैं खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। वो जरकपुर का इलाका था और यहाँ बड़ी बड़ी रहायशी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। बिलाशुबा यहाँ दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने रहायशें रखी हुई थी। एक तरह से ये गुंजान आबाद इलाका था। ये रविंदर के किसी दोस्त का था। रात बहुत पुरस्कून गुजर चुकी थी। मैं खूब सोया था और अब फ्रेश होकर चाय का मग हाथ में पकड़े बाहर की तरफ देख रहा था। मैं चाय का सिप लेते बाहर मौजूद नजारे में खोया हुआ था। ऐसे में रविंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। ये लें भाई जी, जो समझ में आता है पहन लें। यह तो बहुत अच्छा किया तुमने रविंदर, मैंने खुशी से कहा। अब पहने में आता हूं थोड़ी देर बाद, उसने कहा और वापस चला गया। मैंने चाय खत्म की, कपड़े पहने और बाहर छोटे से लाउंज में आ गया। वहां कोई नहीं था। मैं एक सोफे पर बैठ गया। मैं वहां बैठकर सोचने लगा, मैं उद्दत के हाथ नहीं आया था या उसने खुद मुझे पकड़ना नहीं चाहा। सारी उलझन यहीं पर थी। अगर मैं ये कहूं कि मैं उससे बच गया था तो ये निरी अहमकाना दलील थी। ऐसा नहीं था। इसने अपने होने और मुझ तक पहुंचने का सबूत भी दिया था। वो मुझे रेस्टोरेंट में मार सकता था, वो बंगले पर हमला आवर हो सकता था। इसके पास गाड़ी का ट्रैकर था। वो कहीं भी रोककर हमें मौत के घाट उतार सकता था। उसने सरजीत सिंह को गद्दारी की सजा देकर यह साबित कर दिया था कि वो कुछ भी कर सकता है। अब बात यह थी कि उसने खुद मुझे क्यों नहीं पकड़ना चाहा। अगर मैं ये कहूं कि उसे मेरा कोई खौफ था तो फजूल बात थी। आखिर क्या वजह थी कि उसने हमें नहीं मारा, हत्ता कि हम पर कोई हमला भी नहीं किया? ऐसा क्यों था? इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसी सवाल का जवाब मुझे तलाश करना था। मेरा फोन बजा तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। मैंने जेब से फोन निकाला तो वो शहबाज की कॉल थी। मैंने उसकी सुने बगैर फौरन कहा, ओए मामा तुम कब से गायब हो पता है?
मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए शर्मिंदगी से बोला, यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जो सरदार साहब वाला सोर्स था ना, ये मैंने दिया था। हालांकि मैं पिछले 1 बरस से इस पर काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये धोखेबाज होगा। चल अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, जिंदा हूं मैं, दफा करे से। मुझे कोई नया सोर्स बता। मैं यूं कहा जैसे ये कोई बात ना हो। जाहिर है अब उसे शर्मिंदा करके मुझे क्या हासिल होता। तभी वो बोला, मुझे इसीलिए देर हो गई थी। मेरी चचा अब्दुल मजीद से तवील बातचीत हुई है। हम रात से यही सब कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। अब मामला ऐसा ही हुआ है। एक बहुत धांसू बंदा मिल गया है। कहाँ है वो? मैंने पूछा तो वो बोला, अभी मैं उसकी तफसील भेज रहा हूं, तुम उस पर एतमाद कर सकते हो। ओके। मैंने कहा तो मेरा दिल चाहा कि सावरी के बारे में पूछूं, लेकिन अपनी ख्वाहिश को मैंने दिल ही में दबा दिया। शहबाज ने अलविदाई बातें की और फोन बंद कर दिया। मैंने एक तवील सांस लेकर सोफे से टेक लगा दी। मैं सावरी के ख्यालों में खो जाना चाहता था कि मेरा फोन फिर से बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा, वहां बिमला के नंबर जगमगा रहे थे। मैंने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो वो बोली, कैसे हो राजवीर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ पहुंच गई हो तुम? मैंने यूं ही पूछा। बस बंगले से होटल तक, उसने शौकी से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। हम तीनों यहीं चंडीगढ़ में हैं। यहाँ एक होटल है, काफी अच्छा है, दारू बहुत अच्छी मिली है यहाँ पर, वो कह रही थी और मुझे गुस्सा आने लगा। तभी मैंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे अब तुम लोगों की फिक्र होगी। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया, राजवीर खामोश हो जाओ, बिमला ने उकताए हुए लहजे में कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, हम बिल्कुल महफूज हैं। जब तक तुम यहाँ हो हम यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई तो? जरूरत पड़े तो? मैंने उसी के लफ्ज दोहरा दिए तो वो बोली, चल गुस्सा थूक दे, पुरसुकून हो जाना, मैं करती हूँ बात तुमसे। देखो अगर मेरे पास फोन ही ना रहे तो कैसे राब्ता करोगी? यार खुदा के लिए वापस चली जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा, अगर तुम्हारा फोन 2 घंटे के लिए बंद हो गया तो समझो हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। अब खुश? उसने मजाक भरे लहजे में कहा तो मैंने चिढ़ते हुए फोन ही बंद कर दिया। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं जो उनको भेजकर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, एकदम से परेशान हो गया था। भाई जी खैरियत तो है ना? रविंदर ने कमरे में आकर पूछा तो मैंने बिमला के बारे में बताया। वह हंसते हुए सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे रात ही से पता है, उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो जाएंगी नहीं, यहीं होटल में ठहरेंगी। चलो ठीक है, एंजॉय करें, मैंने कहा और इस मामले को जहन से निकालने की कोशिश करने लगा। मैंने फोन देखा, अभी तक शहबाज ने कुछ नहीं भेजा था। मैं बेचैन सा था। भाई जी मैंने कुछ मालूमात हासिल की है उद्दत के बारे में। वो क्या है? मैंने पूछा। वो कंबाली के इलाके में रहता है, मतलब उसका अहम तरीन ठिकाना वही है। जहां से वो धंधा करता है वहीं से वो सारा नेटवर्क देखता और चलाता है। क्या हम उसे सिर्फ वहीं पकड़ सकते हैं? मैंने पूछा। वहां बहुत मुश्किल है भाई जी, कदम कदम पर उसके बंदे फैले हुए हैं, रविंदर ने सोचते हुए कहा। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता मेरा फोन गुनगुना उठा। वो सरदार का फोन था। मैंने हेलो कहा तो वो मेरा हाल अहवाल पूछने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला, अरे कहाँ गुम हो यार, कोई अता पता दो, मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए, कुछ मुश्किल है तो मुझे बताओ। मैं एक बंगले में हूँ, यहाँ सुकून से पड़ा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। अच्छा ऐसा करो, मैं आज शाम चंडीगढ़ आ रहा हूँ एक काम से, रात ही किसी वक्त मुझे वापस भी जाना होगा, आ जाना मेरे पास, कोई रास्ता निकालते हैं, वहां तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूँ, मुझे पता भेज दें, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें पता भेजता हूँ, वहीं आ जाना, उसने कहा और अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया। चंद लम्हों ही में उसकी तरफ से पता आ गया, वो कोई सेक्टर 48 का था। मैंने वो पता पढ़कर रविंदर को सुनाया तो वो बोला, मतलब अब हमें घेरने का चक्कर है। बिल्कुल, वो तो अब पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे मार दें, इन्हें पूरा यकीन है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा, मैं अपना एक दोस्त भेजता हूँ, वहां पता करते हैं कि। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जरूरत ही नहीं है, अब देखना मैं इन्हें कैसे चक्कर देता हूँ, चलें देख लें। रविंदर ने कहा तो मेरा फोन बजा। शहबाज की तरफ से मालूमात आ गई थी। मैं वो पढ़ता रहा। चंद मिनट बाद मैंने कहा, इस पर जरा फोन तो मिला। उसे फोन मिला तो फौरन ही राब्ता हो गया। मैंने फोन पकड़ा तो दूसरी तरफ से एक बैठी हुई आवाज सुनाई थी। हाँ बोलो भैया जी, कमल प्रकाश बात कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ हाँ कर रहा हूँ बात, बोलो। दूसरी तरफ से जवाब आया, आपके पास सुतलिज वाली मछली होगी क्या? मैंने पूछा तो दूसरी तरफ लम्हा भर खामोशी के बाद वो बोला, अरे आजकल तो वाफिर मिकदार में है, बोलो कितनी चाहिए? जितनी आप दे सकते हो, मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, चले पता करता हूँ स्टॉक में कितनी है और कब मिल सकती है, रखता हूँ। मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। हमने तयशुदा कोड वर्ड्स में बात कर ली थी। मैं फोन वापस करते हुए बोला,
तैयार हो जाओ रविंदर, हमें अभी निकलना है। मैं तैयार हूं भाई जी, उसने कहा तो मैं उठकर टहलने लगा। मेरे अंदर एकदम से बेचैनी सी फैल गई थी। वो मोहाली के इलाके ही में एक गोश्त मार्केट थी। वहां मछली ज्यादा फरोख्त होती थी, बाकी गोश्त बहुत कम। हम दोनों मार्केट तक एक टैक्सी में पहुंचे थे। मुझे मार्केट के अंदर नहीं जाना था, बाहर ही खड़े होकर कमल प्रकाश का इंतजार करना था। चंद मिनट इंतजार के बाद मैंने देखा एक मोटा सा सांवले रंग का बड़े पेट वाला गंजा सा शख्स मार्केट से बाहर निकला। उसने स्याह ढीली सी पतलून और चेकदार शर्ट पहन रखी थी। वो हमसे अंदाज में इधर उधर देखता हुआ सड़क किनारे आ गया। फिर उसने जेब से फोन निकाल कर कॉल की तो रविंदर का फोन बज उठा। अगले चंद मिनट में हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो वो बोला, वो सड़क के पार एक बेंच देख रहे हो, इधर ही आ जाओ, वहीं बैठकर बात करते हैं।